हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज फाइटर। आज सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर दूसरा वीडियो है मेरा ये। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पे दूसरा वीडियो। तो इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता त्रिभुज आकार के क्षेत्रफल में विस्तारित सभ्यता थी। इसका जो क्षेत्रफल था 12,99,600 किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। तो इसके जो क्षेत्र आते हैं वर्तमान के 3 देश में आते हैं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इस प्रकार एक विस्तृत क्षेत्र में व्याप्त सभ्यता थी। इसके जो स्थल हैं वो काफ़ी महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर, इधर उत्तर प्रदेश है और इधर बलूचिस्तान का जो एरिया है यहाँ तक, इतने बड़े क्षेत्र में इसके हमें स्थल मिलते हैं। तो इसकी जो सीमाओं का निर्धारण करते हैं, इसके क्षेत्र का निर्धारण करते हैं, तो इसके लिए हमें जानना होगा कि इसके उत्तर सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, पूर्वी स्थल कौन सा है और पश्चिमी। इसके लिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने एक प्लस साइन बनाकर इस चीज़ को जो जो ऊपरी है, जहाँ सीमा निर्धारण लिखा है ये नॉर्थ साइड है, और जहाँ आलमगीरपुर लिखा है ये ईस्टर्न साइड है। तो नॉर्दर्न जो प्लेस है वो मांडा है, चिनाब नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर में है, जबकि ईस्टर्न प्लेस आलमगीरपुर है, ये यूपी में आता है और हिंडन नदी के किनारे है। इसी प्रकार से सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद है, महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे है, और सुतका गेंडोर जो दास्क नदी के किनारे है और दक्षिणी बलूचिस्तान में है, ये पश्चिमी स्थल है। तो इस प्रकार इसकी ये चारों सीमाएं हैं। अब बात करते हैं हम इसके नगर नियोजन की, जो कि आज का प्रमुख टॉपिक है। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके नगर नियोजित थे। नगर नियोजित थे का अर्थ क्या है कि यहाँ पर एक रूपता है, नगर एक व्यवस्थित ढंग से बसे हुए हैं। हम देखते हैं कि हर जगह 2 टीले मिलते हैं, ठीक है, एक दुर्ग टीला है, एक निचला नगर है। तो इस प्रकार से एक रूपता है। इसी प्रकार से हर हर शहर में क्या है, सड़कें हैं, मेन सड़क है, मेन सड़क से गलियां मिलती हैं, सड़कें सड़कें उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जाती हैं, एक ग्रिड पद्धति बनती है उससे, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कल्स भी कहते हैं, और प्रत्येक सड़क आपस में 90 डिग्री के एंगल में एक दूसरे को काटती है, ठीक है। इसके अलावा जो मकान बने हुए हैं, मकानों के जो दरवाजे हैं, ठीक है, वो मेन सड़क में नहीं खुलते हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और प्रदूषण के दृष्टिकोण से भी। वो गलियों की तरफ खुलते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ के जो मकान हैं उनमें खिड़कियाँ नहीं मिलती हैं, बल्कि रोशनदान होते हैं जिनसे प्रकाश और हवा की व्यवस्था की जाती थी। इसके अतिरिक्त हम नगरों की बात करें तो नगर 2 भागों में विभाजित थे। एक पश्चिमी टीला होता था, एक पूर्वी टीला या निचला नगर होता था। जो पूर्वी टीला और निचला नगर होता था आवास क्षेत्र होता था, जबकि जो पश्चिमी टीला है, ठीक है, ये दुर्ग होता था, अर्थात इसके चारों तरफ किला बना हुआ था। ये ऊंचाई पर थोड़ा स्थित होता था। यहाँ प्रमुख जो लोग होते थे या प्रमुख भवन है वो यहीं से प्राप्त होते हैं हमें। लेकिन एक धौलावीरा ऐसा स्थल है जहाँ नगर को 3 भागों में बांटा गया है, जहाँ पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला के बीच में एक मध्य में भी एक टीला है, ठीक। मोहनजोदड़ो वो कालीबंगा में जो निचला शहर है उसकी भी किलेबंदी की गई है, अर्थात जहाँ आम आदमी रहते थे उसको भी घेरा गया है। और एक बात के साक्ष्य यहाँ से और मिलते हैं कि जो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला था, दोनों के बीच आवागमन को नियंत्रित किया जाता था। आसानी से जो निचले नगर वाले हैं वो किले में पहुँचने के लिए उनको आसानी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी चले गए वहाँ, ठीक है। अब इसकी तीसरी विशेषता जो है वो है हड़प्पा सभ्यता की जल प्रबंधन की। जल प्रबंधन का क्या मतलब है कि यहाँ पर जहाँ घरों के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था थी वो कुओं से प्राप्त होता था। बड़े घरों में प्रत्येक घर में कुआं होता था, और जहाँ सामान्य जो कम छोटे घर हैं उनमें क्या होता, सामूहिक कुआं हुआ करता था। इसके अतिरिक्त जो घर के अंदर जो गंदा जल होता था उसके निकासी की उचित व्यवस्था, घर से एक नाली से गली की नाली में मिलता था पानी, उस गली की नाली से मेन सड़क की नाली में मिलता था, और मेन सड़क की नाली के द्वारा उसे शहर से बाहर निकाल कर बाहर जंगलों में छोड़ दिया जाता था। एक प्रकार से हम देखें तो आज जो सीवेज सिस्टम है लगभग कुछ वैसा ही सिस्टम था। और जो ये नालियाँ थी ये पत्थरों और ईंटों से ढकी हुई होती थी, और इनमें सफाई करने के लिए इसमें व्यवस्था बनी होती थी, मेन होल बने हुए होते थे।
इसके बाद घरों की बनावट कैसी थी। घरों की बनावट भी हमें एक व्यवस्थित दिखती है। यहाँ पर प्रत्येक घर के बीच में आंगन होता था और बड़े घरों में कुएं भी मिलते हैं। आंगन के चारों ओर 4 या 5 कमरे बने होते हैं। इसके अतिरिक्त किचन और बाथरूम की व्यवस्था भी थी। मकान कई 2 मंजिले भी होते थे क्योंकि हमें सीढ़ी के अवशेष मिले हैं। और हम ये देखते हैं कि जो ये भवन बने थे इसमें किसी प्रकार की शानो शौकत नहीं दिखाई देती है, बल्कि ये उपयोगितावादी दृष्टिकोण से बने हुए थे। नगर नियोजन का अगला तत्व जो है प्रमुख नगर व उसकी विशेषताएं हैं। ये हमारा अगला टॉपिक भी है। प्रमुख नगर में हम लेते हैं सबसे पहले हड़प्पा को। जैसा कि आप जानते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, रंगपुर, कालीबंगा, ये सब इसके प्रमुख नगर थे। तो इनमें से पहला है हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान का जो पंजाब है उसके बांटगोमरी ज़िले में है। 1921 में दयाराम साहनी ने सबसे पहले यहीं पर हड़प्पा सभ्यता के खोज की थी। ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है। इसका जो दुर्ग टीला है, थोड़ा ऊंचा वाला जो टीला है, जो पश्चिम का टीला है, उसे एबी नाम दिया गया है। यहाँ से जो प्रमुख चीज़ें मिली हैं उनको हमें ध्यान देना है। तो कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 नाम दिया गया है। इसके अलावा यहाँ से समाधि H, एक समाधान पेटिका मिली है। ठीक है। ये उत्तर हड़प्पा काल की मानी जाती है। इसके अलावा शंख का बना बैल, अन्नागार, अनाज कूटने के चबूतरे, जो अनाज कूटने के चबूतरे हैं ये 18 चबूतरे मिले हैं। इसके अलावा 15 मकान मिले हैं दो पंक्तियों में, जिसे श्रमिक आवास कहा गया है। दूसरा प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है प्रेतों का टीला होता है। ठीक है। ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर है और पाकिस्तान के लरकाना ज़िले और सिंध प्रांत में है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ये दूसरा स्थल है सिंधु सभ्यता का जो प्राप्त हुआ था। ठीक है। यहाँ जो दुर्ग टीला है वहाँ से कुषाणकालीन स्तूप भी मिलता है, इसे स्तूप टीला भी बोलते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ विशाल स्नानागार है। इस स्नानागार को मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। ये 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। ठीक है। स्नानागार के चारों ओर चबूतरे बने हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। मैंने बीच में एक पिक्चर बनाई है, नीचे एक पिक्चर बनाई है, स्नानागार लिखा है, उसके चारों ओर बरामदे थे। बरामदे के चारों ओर ऐसे कमरे हुआ करते थे। और इसमें जो स्नानागार में जो सीढ़ियाँ बनी थी स्नानागार के लिए, उत्तर और दक्षिण से बनी हुई थी। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो अन्नागार है, ग्रेनरी है। ग्रेनरी अन्नागार के बारे में ये माना जाता है कि जो राजस्व की वसूली है वो अनाज के रूप में करके यहाँ सुरक्षित की रखी जाती थी। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से नृत्यरत, डांस करती हुई एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। 21 नरकंकाल मिले हैं, लेकिन ध्यान रखना नरकंकाल ये बिखरे हुए मिले हैं, किसी कब्रिस्तान में नहीं मिले हैं। अर्थात मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से सभा भवन प्राप्त हुआ है। अगला मुख्य शहर है चनूदड़ो। जो चनूदड़ो है ये भी सिंधु नदी की है, लेकिन ये बाएं तट पर है, सिंध प्रांत में ही है। ध्यान रखिएगा बाएं तट पर है। और जो मोहनजोदड़ो था वो दाहिने तट पर था। 1931 में NG मजूमदार ने इस स्थल की खोज की थी। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। यहाँ से लिपस्टिक, काजल, कंघा, उस्त्रा यानी प्रसाधन सामग्री प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण विशेषता वक्राकार ईंट का प्राप्त होना है। ठीक है। यहाँ पर ईंट एक ऐसी प्राप्त हुई है जिससे पता लगता है कि बिल्ली का पीछा कोई कुत्ता कर रहा था, उसके पंजों के निशान मिले हैं। चनूदड़ो में ही बाद में झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई। इसके बाद अगला स्थल है रोपड़। रोपड़ भारत के पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। 1953 से 56 के बीच यज्ञदत्त शर्मा ने इस स्थल की खोज की और खुदाई की। यहाँ की महत्वपूर्ण बात है, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। आपको ये बताना है कि मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाने के साक्ष्य एक स्थल से और प्राप्त होते हैं, जो कि नवपाषाणकालीन स्थल है। अगर अगर आपको न पता हो तो वो स्थल बुर्जहोम है। और ये कुत्ते को दफनाने की जो प्रथा है, वास्तव में जो चीनी क्षेत्र है, जो चीन का एरिया है, वहाँ की ये प्रथा थी और संभवतः कबीलों के साथ वो यहाँ आ गई थी। अगला स्थल है लोथल।
लोथल भोगवा नदी के तट पर अहमदाबाद गुजरात में है। 1954 में एसआर राव ने इसकी खोज की थी। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। यहाँ से गोदीवाड़ा यानी डाकयार्ड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जल प्रबंधन की यहाँ सर्वोत्तम व्यवस्था थी। इसके अलावा अग्निकुंड, मनके बनाने का कारखाना, रंगाई कुंड ये प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 20 समाधियाँ मिली हैं, जिनमें से 3 युगल समाधियाँ हैं। अक्सर ये पूछा जाता है कि युगल समाधियाँ कहाँ से मिली हैं। युगल समाधि एक तो यहाँ से मिली है, एक जगह से और मिलेगी। यहाँ से 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। एसआर राव ने इसे सती प्रथा का साक्ष्य माना। तो कई बार पूछा जाता है सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो लोथल से। लेकिन ये प्रूव्ड नहीं है, ये एक मत है किसी एक विद्वान का। ठीक है। बनावली, बनावली हिसार हरियाणा, वर्तमान फतेहाबाद जिला है। सरस्वती नदी के किनारे ये स्थल है। यहाँ से जो महत्वपूर्ण बात है, मिट्टी का बना हल प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अग्निवेदिकाएँ, हवन कुंड, अग्निवेदिकाएँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ये गंगानगर जिला है राजस्थान का, वहाँ है और घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज भी 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ से प्राक हड़प्पा काल के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। हल रेखा मिलती है, जिन्हें सीता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हल रेखा, सीता के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर जो हल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काटती हुई मिलती हैं, जैसे चेक में, जैसे मैंने बना भी रखा है पिक्चर में। इसमें अलग अलग फसलें बोई जाती थी, 2 फसलें, एक आड़ी रेखा में, एक खड़ी रेखा में। अग्निकुंड के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। कब्रिस्तान है जिसमें 37 समाधान मिले हैं और एक युगल समाधान प्राप्त होता है। ये दूसरी जगह है जहाँ से युगल समाधान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर कच्ची ईंटों के भवन बनाए गए हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, स्टुअर्ट पिगगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, तो तीसरी राजधानी किसे कहा गया? कालीबंगा को। यहाँ से लकड़ी की बनी हुई पानी की नाली जो होती है वो भी प्राप्त हुई है। यहाँ तीनों प्रकार के अंत्येष्टि जो प्रक्रियाएं हैं या तीनों प्रकार के अंत्येष्टि कार्यक्रम जो हैं वो मिलते हैं यहाँ से। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, ये क्या होते हैं या बाद में आपको बताऊंगा मैं। इसके अलावा एक स्थल है सुरकोटला, कच्छ जिला गुजरात में है। यहाँ से घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन एक स्थल ऐसा भी है जहाँ से घोड़े का अस्थि पंजर मिला है। यद्यपि ये उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल है, ये अस्थि पंजर उत्तर हड़प्पाकालीन है। अम्बाखेड़ा व बड़गांव ये यूपी में सहारनपुर जिले के मस्करा नदी के किनारे स्थित है। अगला है रंगपुर सौराष्ट्र गुजरात में है, भादर नदी के तट पर है। ठीक है, यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। धान की भूसी के सामान्य तौर पे धान के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलते हैं, लेकिन गुजरात के जो स्थल है वहाँ से कई स्थलों से इसका के साक्ष्य मिलते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि धान की भूसी रंगपुर से मिली है। नेक्स्ट स्थल है धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। ये कच्छ जिला में है। एक स्थल है दीप खादिर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। 1967-68 में जगपति जोशी, जेपी जोशी जी ने यहाँ पर खुदाई की थी। और यहाँ पर जो स्थल है, स्थल का त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर पर विभाजन मिलता है, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ सबसे बड़ा अभिलेख प्राप्त हुआ है, अर्थात 10 अक्षर एक साथ एक जगह प्राप्त हुए हैं। संभवतः ये कोई साइन बोर्ड था। ठीक है, यहाँ के लोग जल संरक्षण की तकनीकी से परिचित थे, अर्थात वे बांध निर्माण करना जानते थे, जलाशय में पानी संग्रह करना जानते थे। यहाँ से स्टेडियम यानी खेल के मैदान के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, नेवले की मूर्ति प्राप्त हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है इसमें कि पॉलिश किए गए सफ़ेद पत्थर भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आज का टॉपिक मेरा यहाँ पर समाप्त होता है और सिविल सर्विसेज फाइटर में आपका